अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेवोल्यूशंस ऑफ 1814 और रेवोल्यूशंस ऑफ 1830, जिसमें हमने चार्टर ऑफ 1814 को डिस्कस किया, चार्ल्स द 10th को और लुइस द 18th को हमने डिस्कस किया। और हमने चार्टर ऑफ 1814 के कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किया, जिसकी वजह से हमने ये कहा था कि इन पॉइंट्स को इग्नोर करने की वजह से 1830 का रेवोल्यूशन आया फ्रांस में। और ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन आया, वो हमने बात की थी। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशन है वो है जुलाई रेवोल्यूशन विच अकर्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस के रेवोल्यूशंस की आज की इस वीडियो में बात करेंगे, रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 के टॉपिक्स के रिलेटेड और रेवोल्यूशंस इन फ्रांस। तो कॉमन रीजंस क्या थे? कॉमन रीजंस मतलब हर कंट्री में जो कि एक ही जैसे थे, जिनकी वजह से रेवोल्यूशंस ऑफ 1813 आया। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन रीजंस जो था वो नेशनलिज्म था। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म का रोज़ राइज हो रहा था। और नेशनलिज्म के बारे में हमने ये पढ़ा है कि नेशनलिज्म अगर लोगों में राइज होता है, नेशनलिज्म राइज होता है, तो वो एक कौम को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ भी सकती है और डिफरेंट पार्ट्स को एक कौम भी बना सकती है। सेकंड रीज़न था 1830 का जो रेवोल्यूशन आया। उस वक्त 1830 में यूरोप इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस कर रहा था, क्योंकि बेड हार्वेस्ट हुई थी और फूड क्राइसिस इंक्रीज़ हो गए थे, इसलिए इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई और उसकी वजह से भी ये भी एक सबब था इस रेवोल्यूशन का। थर्ड, लोगों का ट्रस्ट, उनका एतमाद गवर्नमेंट से उठ रहा था, ट्रस्ट शेक हो रहा था लोगों का और लोग अनसेटिस्फाइड थे गवर्नमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो इंक्रीज़ हो रहा था एम्प्लॉयमेंट से और माइग्रेशन स्टार्ट हो गई थी सिटीज़ से विलेज से सिटी टू। जिस तरह से आपको पता है, लोग अगर गांव से शहर की तरफ आते हैं तो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हुए तो ये भी एक सबब था यूरोप के इन रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 के रेवोल्यूशंस का। सही है, अब हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशंस इन फ्रांस। फ्रांस में रेवोल्यूशन किस तरह से आया। नेपोलियन के बाद लुइस द 18th आते हैं पावर में। ठीक है, 1814 से लेकर 1824 तक। और 1824 के बाद चार्ल्स द 10th, जिसको डी कॉम्ट डे टेरेस हमने पढ़ा था, चार्ल्स द 10th आते हैं पावर में। सही, अब इन रेवोल्यूशंस को समझने के पहले हम चार्ल्स द 10th के पीछे जो मिनिस्टर्स थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, और चार्ल्स द 10th के मतलब मिनिस्टर्स ही थे, तो उसको पहले हम डिस्कस करते हैं जो मिनिस्टर्स थे। उसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि ये रेवोल्यूशन किस तरह से आया फ्रांस में। तो 3 मिनिस्टर्स थे चार्ल्स द 10th के, एक था विलेल, थर्ड मार्टिग्निक और तीसरा था पोलिग्निक। विलेल के बारे में देखते हैं। विलेल एक हेड ऑफ मिनिस्ट्री था, प्राइम मिनिस्टर था 1827 तक, और इसने प्रेस की आज़ादी की फ्रीडम को एंड करना चाहा था। जैसे कि हमने चार्टर ऑफ 1814 में डिस्कस किया कि चार्टर 1840 फ्रीडम की प्रेस की फ्रीडम को वैल्यू दे रहा था और उसको मतलब जो ना प्रेस को बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया था। लेकिन विलेल जब आया तो विलेल ने प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म करना चाहा। और दूसरा शर्त इसने ये किया कि न्यूज़पेपर्स को विद किंग की सेक्शंस के बगैर पब्लिश नहीं किया जाएगा। मतलब किंग उस पर पहले चेकआउट करेगा, फिर उसके बाद जो है ना किंग अलो करेगा कि हाँ अब ये न्यूज़पेपर पब्लिश हो सकती है। ठीक है, और जो भी कंटेंट होगा न्यूज़पेपर में वो भी सेंसर्ड होगा किंग की तरफ से, किंग उसको चेकआउट करेगा। प्रेस किंग के अगेंस्ट थी, इसलिए इन्होंने चाहा कि प्रेस की जो फ्रीडम है उसको एंड कर दी जाए। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी राइटर रिलीजियस को रेडिक्यूल करता है या तौहीन करता है किसी भी मज़हब की या किसी भी एलीट क्लास की तौहीन करता है किसी भी क्लास की, तो उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी। सही है, 1827 में एक अटेम्प्ट किया गया इसको। इन जो बातें इन्होंने की थी, ये जो विलेल ने की थी, विलेल ने कहा कि अब इनको लॉज की शक्ल में लाया जाए 1827 में। लेकिन विलेल ने जो भी डिस्कस किया लॉ की शक्ल में करना बहुत मुश्किल था। लोग इस पर बहुत बरहम हुए और अपोजिशन आ गई पूरे कॉर्टियर्स से, तो मतलब हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो इसलिए विलेल ने 1827 में रिज़ाइन दे दिया। फिर उसके बाद आते हैं मार्टिग्निक प्राइम मिनिस्टर बनता है 1828 से लेकर जनवरी 1828 से लेकर जुलाई 1829 तक, मतलब 1 साल का इनका पीरियड होता है।
लेकिन ये काबिल बंदा था, ठीक है, और इसको आवाम भी पसंद करती थी। अब आवाम पसंद करती थी इसलिए चार्ल्स द टेंथ ने समझा कि इसको आवाम पसंद करती तो इसको मैं लाता हूँ ताकि आवाम खामोश हो जाएगी और आवाम कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ये बंदा एक खुददार बंदा था, ठीक है, वो किंग की नहीं मान रहा था, वो लोगों की मान रहा था और अपने दिल की और अपने दिमाग की सुन रहा था। तो ये एबिलिटी, इसके पास एबिलिटीज़ थी, मॉडरेट बंदा था और एक्सपीरियंस बंदा था, और इसने नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसीज़ को फॉलो किया। सही है, इस वजह से किंग ने इसको डिसलाइक किया और किंग ने इसको मतलब रिज़ाइन दिलवा दिया। ठीक है, बादशाह किंग इसको इसलिए लाता है क्योंकि ये लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में फेमस था, लोग इसको पसंद करते थे, लेकिन इसने किंग की पॉलिसीज़ को नहीं माना, फॉलो नहीं किया, और इसने मीडिया की सेंसरशिप को रिमूव करना चाहा, कोशिश की, और इसलिए जो है ना ये किंग को भी पसंद नहीं आता, और जो अल्ट्रा रॉयलिस्ट थे वो बाद में रिएक्शनरी बन जाते हैं। इसकी वजह से रिएक्शनरी मतलब ये रिएक्ट करते हैं, सही है, तो रिएक्शनरी बन जाते हैं, तो इसको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवाया जाता है और सिचुएशन इसके बाद बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले जो आया आपका विलेल भी किंग की फेवर में था, और इसने मतलब जो है ना एक चार्टर ऑफ 1814 की खिलाफ वर्जी की। लेकिन जब मार्टिनिक आया तो हालात कुछ बेहतर हुए, लोग खामोश हो गए क्योंकि ये लोगों की फेवर में था, इसकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, तो इसलिए कुछ सिचुएशन बेहतर हो गई। लेकिन जब इसको भी रिज़ाइन करवा दिया गया तो फिर दोबारा हालात ख़राब हो गए। अब आते हैं आपके पॉलिग्नेक की वजह से सिचुएशन बिल्कुल रोस्ट हो जाती है। ये भी रिएक्शनरी से थे, ठीक है, मतलब अल्ट्रा रॉयलिस्ट ही थे ये, और ये आते हैं 1829 से लेकर जुलाई 1830 तक, एक ही साल का इनका टाइम होता है। और ये लोगों के दरमियान इतना फेमस नहीं होता क्योंकि ये पहले ही अल्ट्रा रॉयलिस्ट से होता है और लोग अल्ट्रा रॉयलिस्ट को वैसे ही नापसंद करते थे, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी लोगों के दरमियान, क्योंकि ये रिएक्शनरी से था और अल्ट्रा रॉयलिस्ट से था, और ये लोगों की चॉइस नहीं थी, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे लिखा ही वाज द चॉइस ऑफ द पीपल, नहीं, ये किंग की चॉइस थी, और वो जो था आपका मार्टिनिक वो लोगों की चॉइस थी, सही है। अब ये किंग की चॉइस थी और किंग जो भी कहेगा इसको मानना पड़ेगा, सही है। तो 25 जुलाई को 1830 में चार्ल्स 10th कैबिनेट बुलाते हैं और 4 ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं जो कि चार्टर ऑफ 1814 के अगेंस्ट होते हैं। अब वो 4 जो आपके थे ऑर्डिनेंसेस वो क्या थे, तो ये ऑर्डिनेंस पेश किए जाते हैं 25 जुलाई को 1830 में। इसमें सबसे पहला ऑर्डिनेंस था कि प्रेस की फ्रीडम को बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा, और न्यूली चैम्बर्स जो थे, इलेक्टेड चैम्बर्स को उनको डिसॉल्व किया गया, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ को डिसॉल्व किया गया, ख़त्म किया गया, सही है। और लेजिस्लेचर का जो टेन्योर था, टाइम पीरियड था, उसको कम कर दिया गया, 7 साल पीरियड था उसको 5 ईयर्स कर दिया गया, और न्यू इलेक्शंस रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के अंडर ऑर्डर दी गई, ठीक है। न्यू इलेक्शंस करवाई जा रही थी लेकिन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज से। अब 27 जुलाई ट्यूसडे को पेरिस की स्ट्रीट में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है मिलिट्री और ऑफिशियल्स के दरमियान, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस दिए गए थे ये चार्टर ऑफ 1814 के बिल्कुल अगेंस्ट थे और लोग इसको नापसंद कर रहे थे, इसलिए लोग बाहर सड़कों पे निकल आए, सही है। बाहर सड़कों पे निकल आए, मिलिट्री और ऑफिशियल्स के दरमियान, मिलिट्री ऑफिशियल्स और एंगर सिटीजन्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। थर्सडे को रिबेलियंस जो होते हैं, जो बागी होते हैं, वो कंट्रोल संभाल लेते हैं और चार्ल्स द 10th रिज़ाइन दे देता है और ये कहता है कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ लेकिन मेरा जो ग्रैंड सन है वो बादशाह बनेगा, मतलब कि हेनरी उसका नाम था, हेनरी बादशाह बनेगा। लेकिन चार्ल्स द 10th था और उसका ग्रैंड सन भी, चार्ल्स द 10th को कोई भी पसंद नहीं करता था, तो उसके ग्रैंड सन को या इसकी कही हुई बात को कौन मानेगा, इसलिए इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये इसका ग्रैंड सन ही इसका सक्सेसर बने। सक्सेसर ये होता है कि मतलब अगर कोई बादशाह है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या वो कुछ भी उसको हो जाता है तो उसका बेटा या उसका कोई भी उसकी गद्दी भी आके बैठेगा, मतलब सक्सेसर उसका होगा। तो हेनरी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता एज हिज सक्सेसर। तो चार्ल्स द 10th के बाद 3 जो लोग थे का आगे आते हैं जो कि प्रोटेस्टेंट, मतलब जो इनके दरमियान थे, मतलब रिबेलियंस के बीच में से थे, जो कि रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने रिवोल्यूशन लाया था, उनके दरमियान में से थे। तो एक था थियर्स, इसका बड़ा नाम है तो शॉर्ट में लिख लिया है, गेजोट और टेलीरेंड। टेलीरेंड आप ये फेमस है। टेलीरेंड जब
कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, तो इस फ्रांस के किंग ने टेलीलैंड को भेजा था कि तुम जाओ, मेरी तरफ से किंग नहीं गया था खुद, तो टेलीलैंड गया था और टेलीलैंड मिनिस्टर भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये फॉरेन मिनिस्टर था नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट को डिसीव किया था, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे रेवोल्यूशनरी में भी आ गया है। तो ये 3 रेवोल्यूशनरीज थे। टेलीलैंड रिप्रेजेंटेटिव था फ्रांस का कांग्रेस ऑफ वियना में, और ये फॉरेन मिनिस्टर था नेपोलियन का, और इसने नेपोलियन को डिसीव किया था क्योंकि इसने सजेस्ट किया था कि हम जो ना अमेरिका में अपनी एम्पायर क्रिएट करेंगे। और ये फॉरेन मिनिस्टर चार्ल्स द 10th के टाइम पे भी फॉरेन मिनिस्टर था, और ये फिलिप के टाइम पे भी फॉरेन मिनिस्टर होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो ये फिलिप के टाइम पे भी फॉरेन मिनिस्टर होता है। थियर्स हिस्टोरियन था, राइटर भी था, और ये फ्रांस का प्रेसिडेंट बनता है, और सेकंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है ये फ्रांस का। अब ये 3 मैन जो थे, इन लोगों ने लुइस फिलिप को जो ना ऑफ़र किया, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशनरीज के कंट्रोल में सब कुछ अथॉरिटी आ गई। अब उनकी चॉइस थी वो किसको बादशाह बनाना चाह रहे। तो इन तीनों ने लुइस फिलिप को फ्रांस का बादशाह बनने के लिए ऑफ़र किया, और ये चार्ल्स द 10th के कज़न भी थे, और थे तो उसी के फैमिली से, लेकिन एक डायनेस्टी चेंज होती है, कज़न से आते हैं। मतलब ये होता है कि अगर आप किंग बन रहे हैं और आपका बेटा भी किंग बनेगा, उस बेटे का बेटा भी किंग बनेगा। लेकिन ये इन्होंने अलग कर दिया कि इन्होंने लुइस फिलिप को पावर में लाया, उनको किंग बना दिया। मतलब ये जो डायनेस्टी थी लुइस द 16, 18 की, वो चेंज हो गई। अब ये चली गई उनके मतलब जो ना अंकल के बेटे के पास। तो लुइस द फिलिप आ जाते हैं, और ये कज़न भी होते हैं चार्ल्स द 10 और अपनी उनकी फैमिली लंदन चली जाती है मुल्क को छोड़कर। अब ये है कि इम्पोर्टेंस क्या थी 1830 के रेवोल्यूशंस की, सही है। सबसे पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो ओवरथ्रोन हो गई, पोर्चुगाल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ठीक है। स्पेन में वीक मतलब कमज़ोर हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और बेल्जियम एक न्यू स्टेट क्रिएट हो गई थी। जैसे कि बेल्जियम हमने पढ़ा था नीदरलैंड्स में, तो पहले तो उनके अंडर में थी, तो अब ये बेल्जियम न्यू स्टेट की बन गई। तो अब आते हैं फ्रांस में क्या इंपॉर्टेंस थी, फ्रांस में क्या इम्पेक्ट पड़ा इस रेवोल्यूशन का, जुलाई रेवोल्यूशन का। क्योंकि ये रेवोल्यूशन जुलाई में हुआ था, तो इसलिए हम इसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसका जुलाई रेवोल्यूशन का क्या इम्पेक्ट था फ्रांस की हिस्ट्री में। सबसे पहले जो प्रेस की फ्रीडम थी वो रिस्टोर की गई, ठीक है। और डायनेस्टी में चेंजिंग्स आएगी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फिलिप को लाया गया, और लुइस द 18th की फैमिली से हटकर एक नई फैमिली आ गई पावर में, सही है। और बार्बर्स को रिप्लेस किया गया ऑर्लियंस से, और मोनार्की कंटिन्यू रही एज इन द ब्रिटेन। अब जैसे कि बरतानिया में मोनार्की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वो क्वीन एलिजाबेथ। तो अभी डेथ हो गई उसकी, लेकिन अभी वहाँ पर किंगशिप अभी भी है। तो इस तरह से फ्रांस में भी मोनार्की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है वहाँ पर, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग ही है वहाँ पर। तो अब ये 1840 का चार्टर, ये मतलब जो ना इसको कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत इसको माना गया, और ये जो ना डिप्राइव्ड किया गया है पावर ऑफ मेकिंग। किंग जो था वो ऑर्डिनेंस दे सकता था इस हिसाब से, और चैम्बर को दोबारा पावर दी गई, इनको लॉ इनिशिएट करने की जो है ना अथॉरिटी दी गई, सही है। और कैथोलिज्म को फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया, मज़हब बनाया गया, और फ्रेंचाइज को रिस्टोर किया गया। और किंग जो था वो लोगों के हिसाब से रूल करेगा, नॉट बाय डिवाइन राइट, सही। जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से लोग किंग अपनी पॉलिसीज बनाएगा, और उस हिसाब से ही रूल करेगा जैसे लोग चाहेंगे। तो ही वॉज नोन टू बी द किंग ऑफ फ्रांस, उसको फ्रांस का किंग कहा जाएगा। और चार्टर ऑफ 1840 को एज ए राइट ऑफ द नेशन कंसिडर किया गया। तो ये था मतलब आपके 1830 का रेवोल्यूशंस किस तरह से आया, कौन कौन से मुल्क कंट्रीज़ में आया, और फ्रांस में किस तरह से आया, और फ्रांस में क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या चेंजिंग्स आई।